स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में सूखी डाली एकांकी पढ़ी थी, जिसका पात्र परिचय और पहला दृश्य हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे उसका दूसरा दृश्य, है ना। तो पहले दृश्य में क्या हुआ था, कुछ जो उसकी छोटी बहू थी, उस दादाजी की छोटी बहू, वो थोड़ा पढ़ी लिखी थी, जिससे वो घर में तालमेल नहीं बैठा पा रही थी। बाकी उसके घर की जो बहुएं थी वो बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी। उनमें से इंदु ही कुछ थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी। इस वजह से जो छोटी बहू थी और जो और बहुएं थी, उनके बीच तालमेल सही नहीं हो पा रहा था। तो इसी को आज हम कंटिन्यू करते हैं। फिर देखते हैं, वही बरामदा है, दाईं ओर मतलब बरामदा वही है, दृश्य वही है, थोड़ा सा कुछ उसमें चेंज है, जगह वही है ना। करमचंद कहता है क्रोध से, बस करो जगदीश, क्या खटखट लगा रखी है, जरा आराम करने दो, अभी अभी खाना खाकर बैठे हैं कि तुम। दादा, नहीं खेलने दो बच्चों को। मतलब वो आदमी जो है करमचंद, उनका बेटा, वो कहता है कि बस करो जगदीश, क्या खटखट लगा रखी, अपने बच्चे को डांटता है। तभी उसके दादाजी बोलते हैं, नहीं बच्चों को खेलने दो, बरगद की पूरी डाली लाकर आंगन में लगा दी है, उसे पानी दे रहे हैं। हंसते हैं, नहीं जानते कि पेड़ में टूटी डाली जल देने से नहीं पनपती। देखिए, जो डालियाँ पेड़ से टूट जाती हैं, वो कितना भी आप पानी देंगे वो डाली फिर नहीं लगती। फिर नली छोड़कर करमचंद से मैं कहता हूँ ना बेटा कि एक बार पेड़ से जो डाली टूट जाती है उसे लाख पानी दो, उसमें वह नहीं सरसता। यहाँ पर उनके कहने का मतलब है, जब घर परिवार का एक हिस्सा अलग हो जाता है तो फिर कितना भी आप रिश्तों को बनाना चाहें, वो रिश्ते फिर नहीं बनते। जो ये कह रहे हैं कि बरगद की डाली से जब कोई टहनी टूट जाती है तो कितना भी हम जल देते हैं वो नहीं पनपती। तो उनका मूल है जो कहने का, उनका उद्देश्य है कहने का, वो ये कहना चाहते हैं कि जब हम कितना भी उसको पानी दें या फिर कितना भी फिर बाद में अपनापन दिखाएं, लेकिन जब एक हिस्सा एक बार मन में गांठ बंध जाती है रिश्तों में, तो फिर वो रिश्ता सही नहीं होता। करमचंद कहता है, लेकिन शायद अब इस पेड़ से एक डाली टूटकर अलग हो जाए। वो बोलता है कि जो लड़का है उनका, वो बोलता है शायद अब इस पेड़ से एक डाली टूटकर अलग हो जाए। करमचंद कहते हैं, तब दादा कहते हैं, क्या कहते हो, कौन अलग हो रहा है? शायद छोटा अलग। छोटा मतलब परेश, है ना, उनका छोटा बेटा, छोटा पोता। तो दादा कहते हैं, परेश क्यों, पर क्या उसे कष्ट क्या है? करमचंद कहते हैं, कष्ट तो उसे नहीं, छोटी बहू को है, क्योंकि छोटी बहू एडजस्ट नहीं कर पा रही थी उनके घर में, है ना। करमचंद कहता है कि मैं अच्छी तरह तो नहीं जानता, पर जहाँ तक मेरा विचार है, छोटी बहू के मन में दर्प की मात्रा जरूरत से कुछ ज़्यादा, दर्प मतलब घमंड, है ना। तो करमचंद कहते हैं कि छोटी बहू है, उसके मन में घमंड कुछ ज़्यादा ही है। मैंने वह मलमल के थान और रजाई के अबरे ला कर दिए थे ना, और सब ने तो रख लिए, पर सुना है कि छोटी बहू को पसंद नहीं आए। बताता है कि मैंने कुछ कपड़े मलमल के थान से, मतलब रजाई के कपड़े कुछ लाए थे, जो सबको तो पसंद आ गए, लेकिन छोटी बहू को पसंद नहीं आए। अपने मायके के घराने को शायद इस घराने से वह बड़ा समझती है। उनके कहने का मतलब था, अपने मायके को वो शायद यहाँ के लोगों से ज़्यादा महत्व देती है। तो दादा कहते हैं, बेटा बड़प्पन बाहर की वस्तु नहीं, बड़प्पन तो मन का होना चाहिए। और फिर बेटा, घृणा को घृणा से नहीं मिटाया जा सकता। बहू तभी पृथक होना चाहेगी जब उसे घृणा के बदले घृणा दी जाएगी। उनका कहने का मतलब है कि घृणा को घृणा से नहीं काटा जा सकता, घृणा को प्रेम से ही काटा जा सकता है। यदि आप उनसे घृणा करेंगे और वो भी आपसे घृणा करेंगी तो रिश्ते खराब हो जाएंगे। उससे अच्छा है कि वो आपसे नफरत भी करें तो आप उनसे प्यार करिए। लेकिन घृणा के बदले स्नेह मिले तो उसकी सारी घृणा धुंधली पड़कर लुप्त हो जाएगी। कहते हैं कि यदि घृणा के बदले स्नेह मिले, प्यार मिले, तो वो घृणा धीरे धीरे प्यार में बदल जाएगी, अपनेपन में बदल जाएगी। महानता भी बेटा किसी से मनवाई नहीं जाती, अपने व्यवहार से अनुभव कराई जाती है। ठूठ वृक्ष आकाश को छूने पर भी अपनी महानता का सिक्का हमारे दिलों पर उस समय तक नहीं बैठा सकता जब तक अपनी शाखाओं से वह पत्ते नहीं लाता। कहते हैं कि वृक्ष अपनी महानता चाहे कितना भी लंबा हो जाए, जब वो छाया नहीं देता, पत्ते नहीं रहते जब तक उस पर, तब तक उसकी महानता का कोई अर्थ नहीं है। तो इतने में भासी आती है, दादाजी, मल्लू और जगदीश ने मेरा बट का पेड़ उखाड़ दिया। बच्चे हैं कुछ, वो बताते हैं। दादा कहते हैं, हंसते हुए कहते हैं, ठहरो बाशित, लड़ो मत, जाना करमचंद, जरा हटा। मतलब उनको, जो उनका बेटा है, उनको समझाते हैं कि इसको जाओ और हटा दो। फिर परेश दादा कहते हैं, आओ बेटा परेश, मैंने एक दो कपड़े भेजे थे ना, तनिक देखना बहू ने धो डाले या नहीं धोए।
धो डाले हों तो ले आओ, ज़रा मैं फिर तुमसे बात करूँगा। बोलते हैं कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। परेश लज्जित है, उसे शर्म आ रही है, थोड़ा लज्जित होकर वो बैठा हुआ है। नहीं धुले तो फिर धुल जाएंगे बेटा, आओ इधर बैठो। बोलते हैं कि अगर नहीं धुले हैं तो फिर धुल जाएंगे, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बुलाने ही वाला था। मतलब उनको, जो दादाजी हैं, उनको परेश से कुछ बात करनी थी। तो दादा कहते हैं मुझे करमचंद से अभी पता चला कि तुम्हारी बहू को, बात ये थी कि उसकी बहू को जो रजाई के थान वगैरह नहीं पसंद आए थे, तो उससे पूछते हैं तुम्हारे ताऊ ठहरे पुराने समय के आदमी। परेश को कहते हैं, दादाजी समझाते हैं कि तुम्हारे जो ताऊ जी हैं पहले के आदमी हैं, पुराने समय के। अभी तो मैं कहता हूँ कि छोटी बहू को बाजार ले जाओ और उसको उसकी पसंद का चीज़ दिला दो, जो उसको पसंद हो वो उसे दिला दो। परेश बोलता है जी, मैं सोचता था कि अब बहू आ गई है तो इंदू के विवाह की तैयारी में भी सहायता करेगी। दादाजी बोलते हैं कि मैं सोचता था कि यदि बहू आ गई है तो इंदू का विवाह होने वाला है तो उसकी तैयारी में मदद करेगी। जी मैं इसीलिए आया था। हाँ हाँ कहो, झिझकते क्यों हो जी? बात यह है कि इस घर में बेला का मन नहीं लगता। इतनी जल्दी उसका मन कैसे लग सकता है बेटा? अभी कै दिन हुए? तो दादाजी बोलते हैं इतनी जल्दी कैसे मन लगेगा, अभी तो थोड़े दिन ही उसे आए हुए हैं। और फिर बेटा मन लगता नहीं, लगाया जाता है। वह मन लगाती ही नहीं, तो हमें उसका मन लगाना चाहिए। वह एक बड़े घर से आई है, अपने पिता की इकलौती बेटी है। उसे ये समझाते हैं कि वो बहुत बड़े घर की लड़की है और अपने पिताजी की इकलौती बेटी है। बहुत बड़ा परिवार उसने नहीं देखा था, कभी नाते रिश्तेदारों में नहीं रही थी। इस भीड़ भाड़ से वह घबराती होगी। उसके दादाजी उसको समझाते हैं कि जो तुम्हारी दुल्हन है, तुम्हारी बहू है, वो अपने पिताजी की इकलौती बेटी है, कभी मतलब भीड़ भाड़ में नहीं रही है, मतलब उसकी रिश्तेदारी नातेदारी भी कम ही है, अब इकलौती बेटी है, इसलिए वह भीड़ भाड़ को देखकर घबरा जाती है। इतने कोलाहल से, इतने शोर से वह उब जाती है। हम सब मिलकर इस घर में उसका मन लगाएंगे। परेश कहता है उसे कोई भी पसंद नहीं करता, सब उसकी निंदा करते हैं। अभी मेरे पास माँ, बड़ी ताई, मझली ताई, बड़ी भाभी, मतलब सभी लोग आए थे, सब उसकी शिकायत करते हैं, ताने देती थी कि तू उसके हाथ बिक गया है। उसको भी डांटते हैं कि तुम उसके हाथ बिक गए हो। सब उसको कहते हैं तू उसे कुछ नहीं समझाता। इधर वह उन सबसे दुखी है, कहती है सब मेरा अपमान करती हैं, सब मेरी हंसी उड़ाती हैं। दोनों मतलब एक दूसरे में तालमेल नहीं बैठा पाती। जो बाकी घर की बहुएं हैं वो उसकी शिकायत करती हैं, उस अपने बेटे की भी शिकायत करती हैं, कहती हैं कि तो उसके हाथों कठपुतली बन गया है, उसके हाथों बिक गया है। और उधर वो उसकी जो वाइफ है वो बोलती है कि मेरी बात कोई नहीं समझता, सब अपनी बात सुनते हैं। वह उनसे दुखी है, कहती है सब मेरा अपमान करती हैं, सब मेरी हंसी उड़ाती हैं। जो बेला है वो कहती है कि सब उसकी हंसी उड़ाते हैं, मेरा समय नष्ट करते हैं। मैं ऐसा महसूस करती हूँ जैसे मैं पराए घर में आ गई हूँ, अपना एक भी मुझे नहीं दिखाई देता। परेश कहता है बात यह है कि वह आज़ादी चाहती है, दूसरों का हस्तक्षेप नहीं चाहती, दूसरों की आलोचना उसे पसंद नहीं है। वह समझती है कि वह छोटी बहू है, इसलिए सब उसकी आलोचना करना, उसे आदेश देना अपना कर्तव्य समझते हैं। उसको ऐसा लगता है उसकी वाइफ को, परेश की, कि वो छोटी है सबसे, इसलिए उसको सब आदेश देते हैं, उसको आदेश देना सब अपना कर्तव्य समझते हैं। और वह अपनी अलग गृहस्थी बसाना चाहती है, जहाँ उसे कोई रोकने वाला ना हो, जहाँ वह स्वेच्छापूर्वक रह सके। परेश बोलता है कि वह मतलब कुल मिला के बात है ये है कि वो अलग होना चाहते हैं अपने घर से। तो दादाजी कहते हैं यो तो इस झंझट से छुटकारा पाने का सरल उपाय यही है कि तुम्हें बाग वाला मकान दे दिया जाए। वह पड़ा भी बेकार है, मतलब कहते हैं कि एक बगीचे में मकान है जिसको तुम ले लोगे, वहीं रहोगे। लेकिन मैं जब परिवार का ध्यान करता हूँ तो मेरे सामने एक वट का महान पेड़ खड़ा हो जाता है, शाखाओं, पत्तों, फूलों, फलों से लदा हुआ। ना बेटा मैं अपने जीते जी ऐसा, मतलब कहते हैं कि मैं परिवार का बंटवारा अपने जीते जी नहीं देख सकता। मैं सबको समझा दूंगा, घर में किसी को तुम्हारी पत्नी से कोई पत्नी का तिरस्कार करने का साहस ना कर सकेगा। सब लोगों को मैं समझा दूंगा कि घर का कोई भी व्यक्ति तुम्हारी पत्नी का तिरस्कार ना करे, कोई उसका समय नष्ट ना करे। ईश्वर की अपार कृपा से हमारे घर सुशिक्षित और सुसंस्कारी बहू आई है, तो क्या हम अपनी मूर्खता से उसे परेशान कर देंगे? तुम जाओ बेटा, किसी प्रकार की उसको समझाते हैं कि तुम जाओ, मैं बाकी घर वालों को समझा दूंगा कि तुम्हारी पत्नी को कोई परेशान ना करे। परेश बोलता है जैसा आप उचित समझें। फिर दादाजी, और देखो तुम स्वयं भी इस बात का ध्यान रखना, तुम्हारी किसी बात से उसका मन ना दुखे। फिर परेश बोलता है जैसी आपकी इच्छा, और वहाँ से चला जाता है ऐसा कह के। फिर दादाजी क्या करते हैं, सभी को बुलाते हैं
और क्या करते हैं, उन सभी को समझाते हैं। इंदु, मुझे अपनी बात कह लेने दो। उसको समझाते हैं कि मुझे ये जानकर बड़ा दुख हुआ कि छोटी बहू का यहाँ मन नहीं लग रहा। सब मतलब सब बाकी घर वालों को वहीं पर बुलाते हैं और सबको ये समझाते हैं कि कोई छोटी बहू को परेशान नहीं करेगा, उसका यहाँ मन नहीं लग रहा। वह एक बड़े घर की बेटी है, अत्यधिक पढ़ी लिखी है, सबसे आदर पाती है और राज करती आई है। हर एक का आदेश मानना यहाँ उसे हर एक का आदर करना, मतलब वो हमेशा से आदर पाती आई थी, लेकिन आज यहाँ पर आकर उसे सबका, सबसे छोटी है तो सबका आदर करना पड़ता है, हर एक से दबना पड़ता है, हर एक का आदेश मानना पड़ता है। यहाँ उसका व्यक्तित्व दब कर रह गया है। मुझे यह बात पसंद नहीं है बेटा। बड़ा वास्तव में कोई उम्र से या दर्जे से बड़ा नहीं होता, बड़ा तो वह बुद्धि से होता है, योग्यता से होता है। छोटी बहू उम्र में ना सही, अक्ल में हम सबसे निश्चय ही बड़ी है। हमें चाहिए कि उसकी योग्यता से हम लाभ उठाएं। मेरी इच्छा है कि उसे वही आदर सत्कार मिले जो उसे अपने घर से प्राप्त होता था, मतलब जो उसको उसे उसके मायके में मिलता था, वही आदर और सम्मान उसे ससुराल में भी मिले। सब उसका कहना माने, उससे परामर्श लें और मैं प्रसन्न हूँगा यदि उसका काम भी तुम लोग आपस में बांट लो। मतलब वो काम भी ना करे, उसके काम जो है वो तुम लोग आपस में कर लो। इसकी फिर वो उसको समझाते हैं उन सभी को, बेटा यह कुटुंब एक महान वृक्ष है, जो हमारा परिवार है एक बड़ा सा वृक्ष है। हम सब उसकी डालियाँ हैं, डालियों ही में पेड़ है। डालियाँ छोटी हो चाहे बड़ी, छाया बढ़ाती हैं। मैं नहीं चाहता कोई डाली इस पेड़ से टूटकर अलग हो। तुम सदैव मेरा कहा मानते रहे हो, बस यही बात मैं कहना चाहता हूँ। यदि मैंने सुन लिया कि छोटी बहू को का निरादर किया गया, उसकी हंसी उड़ाई गई, तो तुम सब जा सकते हो। धीरे धीरे मतलब सब समझाते हैं और वहाँ से सबको भेज देते हैं। इसके बाद पर्दा गिर जाता है, फिर तीसरा देश शुरू होता है। ये तीसरा देश हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।